अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने प्लांट किंगडम को शुरू किया है और पहले इसकी क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन में हमने इसके मुख्तलिफ ग्रुप और उनके इवोल्यूशनरी अरेंजमेंट पर बात की। आज हम प्लांट किंगडम का पहला ग्रुप ब्रायोफाइटा को पढ़ेंगे। ब्रायोफाइटा, और इनको नॉन वेस्कुलर प्लांट्स भी कहा जाता है, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। और ऐसा कहने की वजह यह है कि इनमें जाइलम फ्लोएम नहीं है। और ये जुमला इतनी दफ़ा रिपीट होगा कि आप भी तंग आ जाएंगे। बार रिपीट करना ज़रूरी है क्योंकि ये एक डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर है। सबसे पहली बात तो ये है कि फर्स्ट लैंड प्लांट्स, ये पहले लैंड प्लांट्स हैं। यानी प्लांट किंगडम के आबा अजदाद कौन थे? एल्जी। वो तो पूरे पानी में थे। और उनसे प्लांट किंगडम जब इवॉल्व हुई तो उसके पहले नंबर ये है जो पानी को छोड़कर खुश्की पे आने की कोशिश करते हैं। लेकिन पहली कोशिश हमेशा 100% कामयाब नहीं हुई। तो ये पानी को छोड़कर खुश्की पे तो आए हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर खुश्की को ये एक्सप्लोर नहीं कर सके। अब ये पानी के आसपास रहने पर मजबूर है। तो यूं समझ लो, इनका हैबिटेट हमेशा, आप क्या लिखेंगे? दे ग्रो और लिव नियर वाटर कोर्सेस, पानी के जराए या जखायर के आसपास ये पाए जाते हैं। अब वो पानी का जखीरा चलता हुआ पानी हो, कोई स्ट्रीम हो, रिवर हो, कोई लेक हो, पॉन्ड हो, या ऐसी कोई और वाटर बॉडी हो, उसके किनारे पर रहने पर मजबूर है। और किनारे पर रहने की पर मजबूरी की दो वजूहत है। पहली वजह, नो जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम नहीं है तो खुराक और पानी को ये ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। इसलिए पानी के आसपास रहेंगे तो इनको पानी को ऑस्मोसिस के जरिए और खुराक को डिफ्यूजन के जरिए माहौल से हासिल करने और बॉडी में तकसीम करने में मदद मिलेगी। एक वजह यह है पानी के आसपास रहने की। दूसरी वजह, देयर अर्ली लाइफ नीड वाटर। हम देखेंगे कि इनकी जिंदगी का आगाज पानी पर डिपेंडेंट है। वो इसलिए कि इनके खास तौर पर मेल गैमीट्स जो स्पर्म्स हैं वो पानी में स्विमिंग करके फीमेल गैमीट तक पहुंचेंगे, क्योंकि ये फ्लैजिलेटेड हैं। याद रखना, सीलिया, फ्लैजिला, सूडोपोडिया, ये तीनों स्ट्रक्चर सिर्फ पानी में हरकत के काम आती, खुश्की पर नहीं। तो इनके मेल गैमीट्स फ्लैजिलेटेड हैं जो पानी में स्विमिंग करके फीमेल गैमीट तक पहुंचेंगे। तो पानी होगा तो रिप्रोडक्शन होगी, अदरवाइज नहीं। तो ये दो बड़ी वजूहत थी जिसकी वजह से ये पानी के आसपास रहने पर मजबूर है। यहाँ रुक के दो बातें बता दें आपको जल्दी जल्दी। पानी और खुश्की के माहौल में बड़े बड़े फर्क क्या है? सबसे पहले, पानी में जो रहते हैं उनके लिए पानी की कमी का कोई खतरा नहीं है। खुद पानी में डूबे हुए तो पानी की कमी का खतरा नहीं है। लैंड पर पानी पेरियोडिकली कभी कम कभी ज़्यादा होता है, कभी एब्सेंट हो जाता है। तो एक तो ये मसला है। तो आपने पानी में रहने की आदत है, खुश्की में आना चाहो तो इस आदत को छोड़ना पड़ेगा कि मुस्तकिल पानी में डूबे रहें। आपको जितना पानी मिलता है उसको मैनेज करना पड़ेगा। दूसरा बड़ा फर्क, पानी के अंदर ऑक्सीजन फ्री हालत में नहीं है, डिजॉल्व हालत में है। उसी को एब्जॉर्ब करने के आदी हो चुके होते हैं पानी वाले। खुश्की में ये फ्री हालत में है, तो यहाँ से ऑक्सीजन हासिल करने के लिए आपके पास और इंतजाम होना चाहिए। तीसरा फर्क टेम्परेचर का है। और याद रखना, जब भी टेम्परेचर की बात हो लिविंग थिंग्स के लिए, एंजाइम को जहन में रखना। टेम्परेचर इफेक्ट्स द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। तो पानी में टेम्परेचर ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, लैंड पर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। इवन डे और नाइट में चेंज होता है, सीजन के हिसाब से चेंज होता है। तो जो खुश्की पर आना चाहता है, इस चेंज या तब्दीली का भी उसको एहसास होना चाहिए और तैयारी करके आना चाहिए। फिर पानी में सपोर्ट बेहतर मिलती है। पानी एक थिक मीडियम है तो वो सपोर्ट देता है। लैंड में सपोर्ट नहीं, हवा है, हवा थिन मीडियम है, वो सपोर्ट नहीं कर सकता। तो सपोर्ट का इंतजाम भी करना पड़ेगा। एक और मसला है, पानी के अंदर धूप डायरेक्ट नहीं पड़ती। जो पानी में डूबा हुआ है उस पर धूप डायरेक्ट नहीं पड़ेगी, खुश्की पर धूप डायरेक्ट पड़ती है। इसलिए डिहाइड्रेशन का भी खतरा है। पानी की दस्तयाबी अलग मसला है, डिहाइड्रेशन का अलग मसला है। तो इनको इसका भी इंतजाम करना पड़ेगा
कि लैंड पर आए तो जितना पानी आपके जिस्म में है वो डिहाइड्रेट ना हो। तो ये सारे इंतजाम करके आए हैं, लेकिन अभी शुरू के इंतजाम है, इसलिए मुकम्मल इंतजाम हम उनको नहीं कर सकते, लिहाजा ये पानी के आसपास रहने पर मजबूर हैं। इसीलिए समटाइम्स दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स। एम्फीबियन का नाम आते ही हमारे जहन में फ्रॉग आ जाता है, एनिमल आते हैं, लेकिन ये प्लांट के एम्फीबियन है। यूं समझ लो कि इनकी एक टांग पानी में है, एक टांग खुशकी में। पहला कदम रखा है खुशकी पर। अभी खुशकी को मुकम्मल ये अडॉप्ट नहीं कर सके, लेकिन फिर भी पानी से एक नया माहौल तो इन्होंने डिस्कवर किया है। अब इनकी नस्लें उधर रहेंगी और नस्लों ने इनसे ज़्यादा बेहतर तैयारी की होगी। अब देखते हैं जनरल कैरेक्टर्स। इनके 4 कैरेक्टर्स को हाईलाइट किया गया है, हालांकि जनरल कैरेक्टर्स बहुत सारे हैं, आगे हम बताएंगे आपको। सबसे पहले जैसे कि इनके नाम से जाहिर है, दे लेक जाइलम एंड फ्लोएम। इनके पास जाइलम और फ्लोएम दोनों मौजूद नहीं है। और आप जानते हैं जाइलम के जरिए पानी ट्रांसपोर्ट होता है, फ्लोएम के जरिए खुराक। तो इन्होंने क्या इंतजाम किया होगा? इसका हल इन्होंने निकाला है स्मॉल बॉडीज। इनका जिस्म बहुत छोटा है, बहुत छोटा, चंद सेंटीमीटर है। तो जब छोटा जिस्म होगा तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के जरिए ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। बहुत बड़े बड़े अजसाम में डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस नाकाफी होता है। मेरी बात समझ में आई? देखें इस बात को एक और तरह से देखें। फर्ज करें आपके पास 10 किलो का कोई सामान है, यहां से उस बाहर गेट तक ले जाना है, तो गाड़ी बुक करेंगे या ले जाएंगे? किसी तरह ले जाएंगे ना, ऐसे ही कभी उठा के, कभी पीठ पे, कभी लुढ़का के, किसी न किसी तरह मैनेज करेंगे, क्योंकि ये गेट तो बहुत करीब है। लेकिन अगर वही 10 किलो यहाँ से यादगार चौक ले जाना हो, अब क्या करेंगे? अब तो आप गाड़ी का इंतजाम करेंगे। तो यही मसला है। एक सफेदा है 200 फुट का, उसमें डिफ्यूजन के जरिए यहां से पानी ऊपर तक पहुंचाना नामुमकिन है। इतना स्लो प्रोसेस है कि एंड तक पहुंचेगा ही नहीं पानी। इसी तरह ऊपर से खुराक को डिफ्यूजन के जरिए नीचे लाना, पानी को ऑस्मोसिस के जरिए ऊपर ले जाना, इतने बड़े जिस्म में मुमकिन नहीं है। लेकिन जिसका जिस्म ही 2 सेंटीमीटर हो, उधर डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस काफी है, लिहाजा जाइलम फ्लोएम ना होने का कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उसका हल इन्होंने क्या निकाला? अपने जिस्म को छोटा रखा। एक कैरेक्टर तो ये है। दूसरा कैरेक्टर जो स्ट्रेस किया गया है वो है दे हैव मल्टी सेलुलर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इससे पहले वाले जानदारों में भी थे, एल्गी में भी थे, फंजाई में भी थे, लेकिन वो मल्टी सेलुलर नहीं थे। यहां इन्होंने मल्टी सेलुलर रखा और इनके नाम रखे गए। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम कहते हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड आर्किगोनियम। ये दोनों स्ट्रक्चर्स मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर होने का फायदा क्या होगा? जो रिप्रोडक्टिव सेल्स यानी गेमीट्स हैं उनको प्रोटेक्शन मिलेगी, यानी सर्वाइवल की एक एक्स्ट्रा कोशिश की है इन्होंने। याद रखना, इंसान का भी बच्चा जब शुरू में पैदा होता है तो कितना हेल्पलेस होता है। अगर पेरेंटल सपोर्ट ना हो तो वो अपने तई सर्वाइव नहीं कर सकता। यही हाल इनके एम्ब्रियो का भी है। जो शुरू के सेल्स होते हैं या रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं वो बिल्कुल हेल्पलेस होते हैं, अपनी प्रोटेक्शन नहीं कर सकते। इसके लिए इन्होंने क्या किया? मल्टी सेलुलर प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स बनाए। मेल की मल्टी सेलुलर प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर को एंथ्रीडियम कहा, फीमेल की प्रोटेक्टिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को आर्किगोनियम कहा। इसकी वजह से सर्वाइवल का चांस बढ़ गया। और ये कैरेक्टर इतना अच्छा साबित हुआ कि इससे आगे सब प्लांट ने इसको मेंटेन रखा है, ये चेंज नहीं हुआ। इसके बाद यहां पर 2 नस्लें हैं, स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट। 2 नस्लें हैं। इनकी आगे तफसील आ रही है, इसलिए मैं सरसरी तौर पर इधर
क्या इसमें फर्क है ये बताता हूँ। सबसे पहले तो प्लांट का एक कैरेक्टर हमने डिस्कस किया था कि दे है वो हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये दोनों शक्लों में मुख्तलिफ है। स्पोरोफाइट इस ग्रुप के अंदर डोमिनेंट है, ये याद रखना आपने। डोमिनेंट मीन्स मेन जो प्लांट इनका लगता है वो स्पोरोफाइट नस्ल है। डोमिनेंट है, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? ये वाली नस्ल अपनी प्रोटेक्शन, अपने सपोर्ट और अपने खुराक बनाने में खुद मुख्तार है। ये खुराक भी बना सकते हैं, ये नस्ल बना सकती है, सपोर्ट भी खुद हासिल करती है, प्रोटेक्शन भी खुद कर सकती है। और इट इज डिप्लॉयड। डिप्लॉयड नस्ल है ये। डिप्लॉयड मीन्स यहां क्रोमोसोम की तादाद पूरी है, फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम है। इसके बरक्स गेमेटोफाइट कैसी है? इट इज रिड्यूस्ड। स्पोरोफाइट के मुकाबले में ये छोटी है। आई एम सॉरी, मैंने उल्टा लिखा है। नहीं, यहां इस जनरेशन में ये है गेमेटोफाइट डोमिनेंट। गेमेटोफाइट इज डोमिनेंट, इंडिपेंडेंट एंड हैप्लॉइड। ये हैप्लॉइड है, हाफ द सेट ऑफ क्रोमोसोम रखती है। जबकि स्पोरोफाइट जनरेशन इज रिड्यूस्ड। स्पोरोफाइट बहुत छोटी है। स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट के मुकाबले में रिड्यूस्ड है, डिपेंडेंट ऑन गेमेटोफाइट। ये अपने सपोर्ट, अपनी खुराक के लिए गेमेटोफाइट पर की मोहताज है। और इट इज डिप्लॉयड। ये डिप्लॉयड नस्ल है। डिप्लॉयड मीन्स हैव टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। आगे लाइफ साइकिल बताऊंगा तो ये बातें हमें और समझ में आएंगी। फिलहाल इतना जहन में रखो जी। नहीं, ये हैप्लॉइड है ना। गेमेटोफाइट हैप्लॉइड है, स्पोरोफाइट डिप्लॉयड है। मैं एक मिसाल बताता हूं, आपने देखा भी होगा, ये पौधा मॉस कहलाता है। पानी पीते ना इधर नल के पास आके, उधर आप देखें जब सब कुछ खजान रसीदा हो चुका होगा तो कुछ मिट्टी के ऊपर ग्रीन सी चीजें नजर आएंगी। पानी जहां टपकता है उधर वो ग्रीनरी गौर से देखें तो ये छोटा सा पौधा है। और इस पौधे में ऊपर इस तरह की एक छोटी सी स्टिक जैसी लगी हुई है। ये गेमेटोफाइट नस्ल है और ये स्पोरोफाइट नस्ल है। अब इसमें क्लोरोफिल है तो ये ग्रीन है, खुराक खुद बना रही है। राइजोइड से इसके जरिए जमीन के साथ जुड़ी हुई है, सपोर्ट भी खुद हासिल करती है और अपनी खुराक भी खुद बनाती है, अपनी हिफाजत भी खुद करती है। ये ऊपर वाली जो स्टिक की तरह है या तिनके की तरह है, ये स्पोरोफाइट है और ये गेमेटोफाइट के ऊपर ग्रो करती है। इसलिए सपोर्ट के लिए भी इस गेमेटोफाइट की मोहताज है, ये खुराक भी इससे हासिल करती है। लेकिन ये डिप्लॉयड है, ये हैप्लॉयड है। तो ये खासा है इनका। तो हम प्लांट किंगडम को पढ़ते हुए जो आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे ये उल्टा हो जाएगा। जितने हमारे दरख्त नजर आते हैं वहां स्पोरोफाइट दरख्त स्पोरोफाइट है और गेमेटोफाइट रिड्यूस हो चुका है। मैंने क्या कहा, आपने सुना? मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ गेमेटोफाइट डोमिनेंट है, वाज़ेह है, स्पोरोफाइट उसकी मोहताज है। जो प्लांट किंगडम में आगे बढ़ेंगे तो आखिरी प्लांट में क्या होगा? स्पोरोफाइट डोमिनेंट हो जाएगी, गेमेटोफाइट रिड्यूस हो जाएगी, उल्टा हो जाएगी। तो तीन बातें इनकी हो गई। अच्छा, ये जरा सुन ले बेटा, हैप्लॉइड और डिप्लॉयड से क्या मुराद है? किसी भी जानदार को, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को देखें तो वो सेल से बना है। हर सेल में क्रोमोसोम की तादाद फिक्स होती है। जिस सेल में क्रोमोसोम की तादाद पूरी हो उसको डिप्लॉयड कहते हैं। मिसाल के तौर पर ह्यूमन के एक सेल में क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम हो तो इसको कहते हैं डिप्लॉयड। जब ऐसे किसी सेल में मियोसिस हो जाए और एक सेल से 4 सेल्स बन जाए तो ये चारों सेल्स क्रोमोसोम की तादाद पेरेंट सेल के मुकाबले में हाफ रखेंगे। इसको कहते हैं हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड सेल किसको कहेंगे? अ सेल हैविंग हाफ द सेट ऑफ क्रोमोसोम्स एंड अ सेल हैविंग फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। अब यहां आ जाए उसी फार्मूले को लेकर। इस नस्ल में जितने भी सेल हैं, जाहिर सेल से ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स बनी है ना,
जितने सेल हैं वो कैसे हैं? हैप्लॉइड। और इसके जितने सेल्स हैं वो डिप्लॉइड। इनमें फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, इनमें हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक हो गया? समझ आ गया आपको? जी, कम समझ में आया? अच्छा सर वो तो हाफ है ना सर, लेकिन वो रिप्रोडक्शन कर। हाँ जी जी, मैं आपका मसला समझ गया। इनका कहना ये है कि ये हाफ है तो पूरा जानदार कैसे बनाता है, यही कह रहे हैं ना। असल में हाफ थे तो ये स्पोर बने थे, और स्पोर और गेमीट दो स्ट्रक्चर्स हैं, मैंने आपको बताया। स्पोर भी हैप्लॉइड होता है, गेमीट भी हैप्लॉइड होता है, लेकिन दोनों में फर्क ये है, गेमीट जब तक किसी और गेमीट से फर्टिलाइज होकर डिप्लॉइड ना बने वो जर्मिनेट नहीं कर सकता, जबकि उस स्पोर उस हैप्लॉइड सेल को कहते हैं जो किसी और से फर्टिलाइज हुए बगैर भी जर्मिनेट कर सकता है। तो ये स्पोर से बना है, ये जाइगोट से बना है, तो ये पूरा तो डिप्लॉइड है, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर बनाएगा स्पोर्स वो हैप्लॉइड होंगे और वो स्पोर इसको बनाएंगे। ठीक हो गया? तो स्पोर से ये बना है, इसलिए हैप्लॉइड है। मतलब गेमेटोफाइट हमारे पास स्पोर से बनेगा और स्पोरोफाइट गेमेट से। जी जी, इसी को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। इसके बाद है एक और लफ्ज आ गया, इस पर जरा गौर करना, ये भी कंफ्यूज कर देगा आगे। होमोस्पोरी, 4 कैरेक्टर्स हमने डिस्कस करना है। ब्रायोफाइटा होमोस्पोरी रखते हैं। होमोस्पोरी का मतलब क्या है? अ कंडीशन इन विच 2 टाइप्स ऑफ स्पोर्स आर सिमिलर इन शेप एंड साइज। स्पोर 2 तरह के हैं, एक मेल स्पोर है, एक फीमेल स्पोर, यानी जेनेटिकली डिफरेंट है लेकिन शक्ल में एक जैसे है, उसको क्या कहते हैं? होमोस्पोरी। When the male and female spores are similar in morphology, such a condition is called homospory. अच्छा, इनमें एक मजे की बात क्या है, स्पोर दोनों प्रोड्यूस होंगे तो आप स्पोर को देख के नहीं कह सकते कि ये मेल स्पोर है, ये फीमेल स्पोर है, शक्ल देख के नहीं बता सकते। यानी बाहर से दोनों एक जैसे लगते हैं लेकिन जेनेटिकली डिफरेंट है, जबकि गेमीट्स इनमें डिफरेंट है। हेटेरोगेमी कहते हैं इस कंडीशन को। मेल गेमीट शक्ल में अलग है, फीमेल गेमीट शक्ल में अलग है। तो यहां पर क्या है? होमोस्पोरी है, हेटेरोगेमी। हेटेरोगेमी को ऊगेमी भी कहते हैं। आगे बताऊंगा, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा था, बार जिक्र आ गया तो बता दिया। हम पढ़ते हुए आगे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा सब कुछ। अब आते हैं इनकी लेट अडॉप्टेशन की तरफ, लेकिन लेट अडॉप्टेशन से पहले चलो ये कंफ्यूजन दूर करते हैं। सर हमारे पास जो स्पोर है वो खुद से जर्मिनेट हो सकता है ना? इसमें मेल फीमेल का कॉन्सेप्ट जी सर, स्पोर तो खुद से जर्मिनेट हो सकते हैं ना, तो इसमें मेल एक जर्मिनेट होगा तो मेल प्लांट बनेगा, एक से फीमेल प्लांट बनेगा। अभी मैं बताता हूँ। मेल और फीमेल प्लांट भी जी जी जी, ये देखें बेटा, इधर सुने। आमतौर पर हम जो पौधे जानते हैं, जिन पौधों को, वहां मेल और फीमेल प्लांट सेम होता है। यानी खुबानी का दरख्त है मसलन, उसके फूल के अंदर मेल गेमिट्स भी बनते हैं, फीमेल गेमिट्स भी बनते हैं। लेकिन कुछ पौधे हैं जिनके मेल प्लांट अलग हैं, फीमेल प्लांट अलग हैं। जैसे खजूर खाते ना, खजूर के दरख्त ही अलग है, मेल दरख्त अलग है, फीमेल दरख्त अलग है। और जो खजूर का फल लगता है वो फीमेल में लगता है। तो फीमेल क्या करते हैं, खजूर के बाग में एक पौधा मेल रखा जाता है, बाकी सारे फीमेल पौधे रखे जाते हैं। जब उनकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो एक काफी है, क्योंकि मेल में फल नहीं लगता, नहीं लगता। अभी मैं इधर बताता हूं, देखें मैंने जिस पौधे का आपको एड्रेस बताया था उसको कहते हैं मॉस। लाइफ साइकिल हमारे कोर्स में शामिल नहीं है लेकिन समझने के लिए जरूरी है, इधर थोड़ा तवज्जो करें। ये एक पौधा है, ये ब्रायोफाइट है। ब्रायोफाइट। आज जब पानी पीने जाओ तो उधर जो हरियाली है उस पर जरा गौर करें। सबसे पहले इधर तवज्जो दे दें, ये गेमेटोफाइट है और इसका ये राइजोइट है। राइजोइट का मतलब क्या है? रूट लाइक। ये 2 काम करता है, एक तो पौधे को जमीन के साथ गाड़ के रखता है, एंकरेज, दूसरा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स करता है। ठीक हो गया? और इसके ऊपर फर्ज करें ये इस तरह की स्ट्रक्चर है,
इसको कहते हैं एंथ्रीडियम। अगर एंथ्रीडियम है तो ये कौन सा पौधा होगा? मेल प्लांट। मेल प्लांट को ऐसे दिखाते हैं इस अलामत से, मेल प्लांट। अच्छा, इसी तरह एक और पौधा इसके करीब में है, शक्ल में तो एक जैसा है, इसी तरह का है, और इसके ऊपर भी एक स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं आर्किगोनियम। इस आर्किगोनियम के अंदर एक ही सेल होता है, एग। इसके अंदर बहुत सारे एंथेरोजोइट्स हैं। ये मेल रिप्रोडक्टिव सेल है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सेल है, और ये एंथ्रीडियम मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, आर्किगोनियम फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ये पौधा इतना छोटा होता है कि इसके ऊपर से पानी गुजरेगा, वक्तन फवक्तन ये पानी में डूबते रहते हैं। जब पानी में डूब जाएंगे तो एंथ्रीडियम आकर इसके ऊपर गिर जाएगा। गिरने से फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन कहाँ हुई? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या आर्किगोनियम के अंदर फर्टिलाइजेशन हुई। फर्टिलाइज होने के बाद ये सेल डिप्लॉयड हो जाएगा या हैप्लॉयड? डिप्लॉयड हो जाएगा। अब ये डिप्लॉयड सेल इसी के अंदर रहकर ग्रो करेगा, तो इससे ये जो नस्ल बनी ये कौन सी है? स्पोरोफाइट जनरेशन है। स्पोरोफाइट में ये यहाँ नीचे ये फुट कहलाता है, इसको सीटा कहते हैं, इसको आर्किगोनियम, इसको स्पोरेंजियम कहते हैं। अब जरा समझने वाली बात है, स्पोरेंजियम के अंदर मियोसिस होगी। याद रखना, मियोसिस सिर्फ डिप्लॉयड सेल्स में हो सकती है। मियोसिस के नतीजे में एक सेल से 4 बनेंगे, और जब ये स्पोर बनेंगे तो ये स्पोरेंजियम रप्चर हो जाएगी और स्पोर्स आजाद हो जाएंगे। अब जरा इधर आ जाएं। ये 2 स्पोर हैं, शक्ल में एक जैसे हैं। तवज्जो है मेरी तरफ? शक्ल में एक जैसे हैं, लेकिन एक के अंदर X क्रोमोसोम है, दूसरे के अंदर Y क्रोमोसोम है। तो क्रोमोसोमल डिफरेंस है, वो अंदरूनी फर्क है, जाहिर नजर नहीं आता है। इसलिए हमने क्या कहा, ये होमोस्पोरी है। इस होमोस्पोरी में क्या हुआ, जिसके अंदर Y क्रोमोसोम था उससे मेल प्लांट बना, जिसके अंदर X क्रोमोसोम था उससे फीमेल प्लांट बना। तो अब समझ में आ गया? दोनों स्पोर शक्ल में एक जैसे थे, साइज में भी एक जैसे थे, सिर्फ जब एक जर्मिनेट हुआ तो उससे मेल प्लांट बना, दूसरा जर्मिनेट हुआ तो फीमेल प्लांट बना। अब मैंने आपको बताया था, यहां पर अंदर एग है, गोल इस तरह का, ये एग है, नॉन मोटाइल है, और दूसरा है एंथेरोजोइट। इन दोनों की शक्ल एक जैसी या डिफरेंट है? डिफरेंट है ना? तो ये कौन से है? ये गेमीट्स हैं। इसलिए इस कंडीशन को क्या कहेंगे? हेटेरोगेमी। यानी इनमें हेटेरोगेमी है लेकिन होमोस्पोरी है। स्पोर शक्ल में एक जैसे हैं, जब उगते हैं तो पता चलता है ये मेल था, ये फीमेल था। उगने से पहले पता नहीं चलता कि ये मेल स्पोर है या फीमेल स्पोर। समझ आ गया बेटा? तो यहां पर यही अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। अब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किसे कहते हैं? When one generation gives rise to another and the other gives rise to first one. या और आसान अल्फाज कहें तो a condition in which gametophyte generation gives rise to sporophyte and sporophyte gives rise to gametophyte. This condition is called alternation of generation. जब sporophyte ने gametophyte को जन्म दिया, gametophyte ने sporophyte को जन्म दिया, तो इस पूरे अमल को क्या कहेंगे? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहेंगे। समझ आ गया? और दूसरी बात आखिरी, पौधों का ये खासा बताया था मैंने आपको, दे हैव हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हेटेरोमॉर्फिक का क्या मतलब था? स्पोरोफाइट की शक्ल और गेमेटोफाइट की शक्ल में फर्क है, डिफरेंस है। हो गया बेटा? सर हमारे पास जो ब्रायोफाइट है उसमें जितने भी हमारे पास प्लांट्स हैं उन सब में होमोगेमी और हेटेरो। जी जी जी, सब में यही कंडीशन है, अलबत्ता शेप में फर्क है। मतलब इनके फीमेल और मेल जो हमारे पास प्लांट्स हैं वो डिफरेंट होंगे? डिफरेंट होते हैं, इन मोस्ट केसेस डिफरेंट होते हैं। बाज़ औक़ात एक ही पौधे में पौधा एक ही होगा, लेकिन उसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंथ्रीडियम अलग बनेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आर्किगोनियम अलग बनेगा। पौधा एक ही होगा लेकिन बाज में पौधे ही अलग है। ठीक हो गया बेटा?